एक क्वेश्चन ये है, जांच करना है कि कोई भी प्रकृत संख्या n के लिए, मतलब n दिया हुआ है प्रकृत संख्या माने गिनती की संख्या। इसके लिए संख्या छोर पर पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। मतलब कहना चाहता है कि छोर पर पावर n, मतलब छोर पर पावर n का अंक 0 कभी अंतिम में न आएगा, माने 0 पर समाप्त न होगा। मतलब कहना चाहता है कि इकाई अंक इसका शून्य कभी नहीं होगा। और दिल्ले है कि n जो है प्रकृत संख्या है। तो अगर ऐसे चेक करना है तो n का मान प्रकृत संख्या कितना गिनती से होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब प्रकृत संख्या होगा। तो n का मान अगर 1 रखेंगे तो छोर पर पावर 1 6 आएगा। n का मान अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। n का मान 3 रखेंगे तो छोर पर पावर 3 216 आएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि 0 पर किसी में समाप्त नहीं होगा। तो वही आपको जांच करना है कि बताना है अच्छा से समझा के कि कैसे 0 पर समाप्त नहीं होगा। ऐसे तो हम देख ही रहे हैं कि 0 पर समाप्त नहीं होगा, लेकिन समझेंगे कैसे? तो इसको बनाने के पहले हम देखते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको दिया था C.F. गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस पूरा नाम है। ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय दिया था। सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो वही बोला था कि कोई भी भाज्य संख्या हो, अगर क्रम नहीं बदलेंगे तो बिना क्रम बदले किसी भी भाज्य संख्या का बिना क्रम बदले गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड छूट गया था, गुणनखंड अद्वितीय होता। अद्वितीय माने केवल एक होता है। माने कहना चाहता है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड, भाज्य संख्या गुणनखंड केवल एक तरीका से ही पॉसिबल है, जिसे 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, और कोई इसका गुणनखंड तो पॉसिबल नहीं है कि 5 गुने 4 होगा या 5 गुने 7 होगा, कोई संख्या दूसरा नहीं होगा। हाँ, अब कोई कहेगा कि हम क्रम बदल देंगे कि 2 गुने 3 को लिख देंगे 3 गुने 2। तो यही बोला था कि क्रम बदलना नहीं, बिना क्रम बदले, क्योंकि क्रम आप बदलिएगा तो 2 गुने 3 बोलिए चाहे 3 गुने 2 एक ही बात है। तो क्रम बदलना ना है तो उसका गुणनखंड सिर्फ एक ही तरीका से पॉसिबल है। कोई भी 20 ले लीजिए तो 2 गुने 2 4 हो गया, 4 5 20 हो गया। अब इसका गुणनखंड कोई और तरीका से नहीं होगा कि उसमें 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ नहीं, सिर्फ उसमें आएगा 2 आएगा और 5 ही आएगा। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अंक यहाँ 2 आया है या 5 आया, सिर्फ यही आएगा। मतलब कहना चाहता है कि कोई भी भाज्य संख्या के गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड केवल एक तरीका से ही पॉसिबल है। ये कहा था C.F. गॉस, और इसके प्रमेय का नाम है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो जांच करना है छोर पर पावर n, तो लिखे में सुविधा हो तो छोर पर पावर n को हम सूचित कर दिए a से। मतलब छोर पर पावर n लिखे चाहे उसके जगह a लिखे, एक ही बात है। तो छोर को लिखेंगे पावर n है, और छोर को हम कैसे लिखेंगे 2 गुने 3, छो हो गया। अब क्या करेंगे हम, पावर 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n आ गया। अब देखिए अगर 0 लावे कर रहा है तो 0 कब आएगा, किसी का भी लास्ट अंक, मतलब जिसको बोलते हैं इकाई अंक, 0 कब आएगा, कब इकाई अंक 0 पॉसिबल है, 0 कब आ सकता है। जैसे 10 है तो 0 आए, तो 0 आवे का मतलब है कि 2 और 5 होना चाहिए। किसी का भी 0 देखिए इकाई अंक में तो 2 और 5 जरूर रहेगा। जैसे आप 20 देख लीजिए तो 2 गुने 2 4 और 4 5 20, देखिए 2 और 5 है। आप 30 देख लीजिए 0 यहाँ है तो कितना आ गया, 3 गुने 2 6 और 6 5 30, 2 और 5 जरूर है। 0 के मतलब एगो 2 एगो 5 रहना जरूरी है। 40 में भी देखिए 1 0 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 2 और 5 जरूरी है। तो 0 आवे के मतलब है कि उसमें क्या आना चाहिए, 2 और 5। तो ऐसे तो लग रहा है कि इसमें 2 और 5 नहीं है, 2 है 3 है, यहाँ 3 के जगह होता 5 तब 0 आता। मतलब ये समझ में आ रहा है कि कभी छोर पर पावर n के मान 2 रखें चाहे 4 रखें चाहे 10 रखें, कुछ भी रखेंगे, लेकिन 0 कभी न आएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 3 है, आना चाहिए 2 और 5 है। तो लिखेंगे a लिखे चाहे छोर पर पावर n, छोर पर पावर n लिखना है तो छोर पर पावर n की, चूँकि छोर पर पावर n का
इकाई अंक लिखना भी है ढंग से, इकाई अंक या इसको कह सकते हैं अंतिम अंक शून्य होने के लिए क्षोभ पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड में क्या रहना चाहिए, 2 और 5। तो 2 का एगो रहेगा तो m मान लिए, 5 का एगो रहेगा n मान लिए, मैंने दोनों अलग अलग मान लिए। अलग अलग भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। आप देख सकते हैं 0 है, देखिए 0 है तो यहाँ 2 का एगो है, 3 का 5 का एगो है, 1 होता है। इसी को हम m बोल दिए और इसी को हम n बोल दिए। अगर बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, m और n का वैल्यू बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 5 है तो यहाँ 1 पावर 1 पावर बराबर है, तो m और n यहाँ बराबर है। यहाँ 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1, तो इसी को हम लिख दिए 2 पर पावर m 5 पर पावर n के रूप में लिख दिए हैं। और 3 भी है तो यहाँ देखिए 2 और 5 तो है ही नहीं है, यहाँ 2 एगो है या 5 भी एगो है, तो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n हो गया, इस रूप में रहेगा। तो लिख दिए हैं कि इसमें मेन समझना है, क्षोभ पर पावर n का इकाई अंक या अंतिम अंक शून्य होने के लिए क्षोभ पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसलिए यहाँ नहीं लिख देंगे कि इसलिए क्षोभ पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा, क्योंकि यहाँ क्षोभ का गुणनखंड किए हैं तो 2 और 3 आया है। तो कोई भी किसी को मन में चल सकता है कि क्षोभ का गुणनखंड एक आगो और हो सकता है, एक आगो और होगा तो उसमें 2 और 5 हो सकता है, और जब 2 और 5 आ जाएगा तो 0 तो हो जाएगा। मतलब यहाँ समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से आंसर खत्म नहीं हो गया, यहाँ पर और लिखाएगा, इसलिए कि क्षोभ पर पावर क्षोभ का गुणनखंड किए तो 2 और 3 आया। हो सकता है क्षोभ का गुणनखंड एक तरीका से और हो जिसमें 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आवे के मतलब है कि 0 आ जाएगा। लेकिन बताइए क्षोभ का गुणनखंड और तरीका से हो सकता है, और तरीका से पॉसिबल नहीं है। कौन कहा था, CF गॉस, कोची से, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से। तो लिख देंगे कि a का गुणनखंड अद्वितीय है, द्वितीय माने केवल एक हो, माने आप कोई दूसरा तरीका से गुणनखंड संभव नहीं है। या a नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे क्षोभ पर पावर n का गुणनखंड अद्वितीय है, अद्वितीय माने सिर्फ एक हो, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं। चूँकि क्षोभ पर पावर n का गुणनखंड अद्वितीय है, क्षोभ पर पावर n का गुणनखंड अद्वितीय है, मतलब 2 तरीका से हो गया, 2 और 5 नहीं आया, एक मतलब 0 लास्ट में नहीं आएगा, ये हम क्लियर कर दिए। अच्छा, एक तरीका से आव कर दिए कि 2 और 5 हो सकता है क्षोभ का गुणनखंड एक आगो आव हो जाए, लेकिन क्षोभ का गुणनखंड केवल एगो होगा, अद्वितीय है, अद्वितीय माने केवल एगो, ब्रैकेट में लिख देंगे कहाँ से, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से। अब इसलिए लिख देंगे कि इससे कन्फर्म हो गया कि क्षोभ पर पावर n का इकाई अंक कभी शून्य नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए क्षोभ पर पावर n का अंतिम अंक या इकाई अंक, अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एवं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, इसके बारे में बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ऐसा क्वेश्चन दे के
इस तरह से क्वेश्चन देख के काफ़ी मैंने डरावना नियर दे दिया, डरा दिया है। इतना बड़ा लग रहा है कि 7 × 11 × 13 + 13 और ई भी है यह। मैंने इसको बताना है कि कैसे ही भाज्य संख्या है, इसको भी बताना है कि कैसे भाज्य संख्या है। तो हम समझेंगे पहले भाज्य संख्या है क्या है, भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, भाज्य संख्या देखा जाए यहाँ जैसे कि 8 भाज्य संख्या, तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2। 8 क्या है, भाज्य संख्या, 2 क्या है, अभाज्य है, ई 2 क्या है, अभाज्य है, ई 2 क्या है, अभाज्य है। मैंने भाज्य संख्या किसके बराबर होगा, अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर। मतलब अगर सोचिए, अगर आपको कह दे कि साबित करें कि 20 भाज्य संख्या है, तो कैसे साबित करेंगे कि 20 भाज्य संख्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 20 को हम दिखा देंगे कि 20 को तोड़ला पर आता है कौन संख्या, अभाज्य संख्या। तो 20 साबित हो जाएगा कि 20 जो है कौन संख्या है, भाज्य संख्या। तो 20 को लिखेंगे 2 × 2 4 और 4 × 5 20। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या, ई भी 2 क्या है, अभाज्य है, ई भी 5 क्या है, अभाज्य है। तो 20 को हम तोड़े तो 20 कैसे आया, अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर आया। मैंने इससे पता चलता है कि कोई भी भाज्य संख्या जो है किसके बराबर होगा, अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। अगर किसी को भाज्य संख्या हमको दिखाना है तो हमको दिखाना पड़ेगा उसका गुणनखंड में कौन संख्या, अभाज्य संख्या, तो उस संख्या साबित हो जाएगा कि कौन संख्या है, भाज्य संख्या। तो जिसको भाज्य संख्या साबित करना है उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में हम बताएंगे कि कौन संख्या सब आ रहा है, अभाज्य संख्या। इसलिए कौन संख्या हो गया, 20 भाज्य संख्या। तो इसमें तो 20 कह रहा है, 30 कह सकता था, 100 कह सकता था। तो आप कहिएगा कि यहाँ तो 20 और 30 न है सर, यहाँ तो कुछ अलग वैल्यू दे दिया है, 7 × 11 × 13 + 13। तो कुछ न है, ये सिर्फ एक घुमाने का नियम है, घुमा दिया है। क्या है, 7 × 11 × 13 + 13, ये घुमा दिया है। आप इसको दो ढंग से बना सकते हैं। पहले तो एगो नॉर्मल जो नए जानेंगे इसको गुना कर देंगे कि कितना गुना करके आएगा, तो कितना गुना करके आएगा, तो 11 × 7 होगा 77 और 77 में 13 से गुना कर देंगे। तो 13 से गुना करेंगे तो 13 × 7 = 91 के 1 आएगा और बाकी 9 13 × 7 = 91 और 9 100 आ जाएगा। मैंने गुना करके आया 1001 और प्लस कितना हो गया 13, तो आ गया 1014। देखिए जैसे हम अभी चेक कर रहे थे कोची, जैसे हम अभी चेक कर रहे थे 20 को 30 को, वही तो संख्या 1014 आ गया। अब 1014 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके देखेंगे कि क्या आता है। 1014 तो 2 से क्या हो जाएगा, 1014 2 से कटेगा, 2 से कितना होगा, 2 से 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। और इसका ये वाला कितना से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 16 × 48 और 2 और 7 और 27, 3 × 27, फिर 13 × 13 आ गया 169। तो 1014 के तोड़े तो 1014 क्या आ गया, 2 × 3 × 13 × 13। अब बताइए कि 2 जो है कौन संख्या है, अभाज्य संख्या, ये 3 कौची है, अभाज्य संख्या, 13 भी कौन संख्या, अभाज्य संख्या, और ये भी 13 कौन संख्या, अभाज्य संख्या। तो इस 1014 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। आप इसको मान सकते थे ए, लिखे में आसान हो गया, ए माने, इसलिए लिख देंगे कि चूंकि हम इसको क्या माने हैं ए, तो क्या लिख देंगे कि ए जो है वो क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। इसलिए ए जो है कौन संख्या हो गया, ए है आपका भाज्य संख्या है। और दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, मैंने क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था 7 × 11 × 13 और प्लस 13, इसको हम ए माने। कैसे बनाएंगे दूसरा तरीका से, बिना गुना कैले तो हम यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे,
13 हो गया कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 7 गुने 11, 13 तो निकल गया, प्लस 13 निकल गया तो क्या बचेगा 1, तो आ गया 13 और 11 गुने 7 हो गया 77, और 77 1 कितना हो गया 78। अब इसको हम तोड़ेंगे, 78 को कैसे लिखेंगे, 78 को कैसे लिखेंगे, तो 78 को लिखेंगे 2 गुने 3 6 और 13 छक 78, ये आ गया। अब बताइए 13 कौन संख्या है, 13 कौन संख्या है, तो 13 जो है सरिया के भी लिख सकते हैं, 13 हो गया अभाज्य संख्या, 2 भी हो गया अभाज्य संख्या, 3 भी हो गया अभाज्य संख्या, और 13 भी हो गया अभाज्य संख्या। तो सब तो अभाज्य संख्या आया है, तो बताइए ये कौन संख्या होना चाहिए, पूरा भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या कब होगा, जब उसका गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या आएगा। तो चूंकि क्या लिखेंगे ए अभाज्य संख्याओं का क्या है गुणनफल है, इसलिए ए क्या है भाज्य संख्या है। उसी प्रकार आगे भी एगो क्वेश्चन कौन था, इसी में एक क्वेश्चन और बड़ा कर दिया था, क्या था 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, तो इसको मान लेंगे हम ए, और क्या करेंगे हम, बहुत तरीका है, या तो आप इसको गुना कर दीजिए पूरा को, अब 5 जोड़ दीजिए संख्या निकल जाएगा, नहीं तो आसान 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 7 गुने 6 गुने 5 निकल जाएगा 4 बचेगा, 3 गुने 2 गुने 1 लिखे चाहे ना प्लस 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो आ गया 5, और अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 छक 42 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कितना आएगा 1008, अब प्लस 1 कितना आ गया 5 गुने 1009, 5 गुने 1009 आया। 5 कौन संख्या है अभाज्य संख्या, 1009 भी नए टूटेगा, ये भी आपका कौन संख्या है अभाज्य संख्या ही है। तो बताइए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो ये कौन संख्या हो गया भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे ए क्या है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए ए कौन संख्या होगा ए भाज्य संख्या है। आसानी से प्रूफ हो गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान है, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार रास्ता है। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, तो मैदान के एक चक्कर लगाने, अब ध्यान देना ये मैदान के एक चक्कर लगाता है तो सोनिया को लगता है एक चक्कर लगावे में 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगता है 12 मिनट। तो सिंपल है, कह रहा है कि कितने समय बाद फिर वो दोबारा मिल जाएगा। 18 मिनट सोनिया को लगता है और 12 मिनट रवि को लगता है। तो आप सोचिए कि अगर सोनिया घूम रहा है तो 18 मिनट में यहाँ एक चक्कर आ जाएगा और 18 दूनी 36 मिनट में कई चक्कर हो जाएगा 2 चक्कर। और रवि 12 मिनट में घूमता एक चक्कर, तो 12 दूनी 24 मिनट में कई चक्कर 2 चक्कर। अब 12 या 36 मिनट में फिर से यहाँ तीसरा चक्कर। अब प्रारंभिक स्थान अगर इसको मान लेते हैं तो प्रारंभिक स्थान पर दोबारा क्या हो गया मिल गया। कैमा मिनट में मिला 36वां मिनट में। लेकिन अंतर यही कि रवि जो है 3 चक्कर मार दिया और सोनिया जो है 2 चक्कर ही मारा। तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं 18 और 12 का कोची एलसीएम 2 गुने 3 गुने 3, 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 और गुने 3। एलसीएम अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, जो मैच करेगा वो लिखेंगे। ये भी मैच कर रहा है लिखेंगे 2 गुने 3, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, जे नहीं मैच कर रहा है वो भी लिखेंगे 2 गुने 3। कितना गया 2 दूनी 4 × 12 × 36, ये आ गया। 36 मिनट में दोबारा दोनों क्या हो जाएगी, दोनों मिलेगा। और 36 दूना 72 मिनट में क्या होगा, फिर से मिल जाएगा
और 36 दिया 108 मिनट में फिर से मिल जाएगा।